दोस्तों, मैं अमित कौशल जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से आज की वीडियो में बना रहा हूँ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए या उनके पेरेंट्स के लिए या रिश्तेदारों के लिए जो कि ऑस्ट्रेलिया में अगले साल 2025 में स्टडी के लिए प्लान कर रहे हैं, जुलाई इनटेक के लिए या फरवरी इनटेक तो ऑलमोस्ट अब ओवर होने वाला ही है। बिकॉज मैंने कल भी वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि 30th दिसंबर इज द लास्ट डेट टू पुट योर एप्लीकेशन फॉर फरवरी इनटेक। अगर आपने नहीं की और फरवरी इनटेक के लिए आप एलिजिबल हो, डू कॉल अस, डू स्पीक टू अस, विजिट करिए, अपनी एप्लीकेशन फेब इनटेक के लिए लगाइए। बट अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चे अभी +2 कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या ऐसे भी होंगे जिन्होंने +2 कर ली थी, एडमिशन यहाँ पे ले ली है, ग्रेजुएशन कर रही थी, कुछ काम कर रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस ले रहे हैं या कोई पेपरों की तैयारी कर रहे हैं। 2024 में उन्होंने बाहर जाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया था क्योंकि लॉट ऑफ नेगेटिविटी थी अबाउट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। कनाडा वैसे बड़ा नेगेटिव पब्लिसिटी चल रही है। ऑस्ट्रेलिया में फेब इनटेक में रिफ्यूजल्स बहुत आई थी, जिस वजह से बच्चों ने यहीं पे एडमिशन ले ली थी। उनको लगा कि शायद ऑस्ट्रेलिया में अब वीज़ा लगना मुश्किल है, बट अभी जैसे आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ा बहुत दिए हैं नवंबर इनटेक के लिए, और भी फेब इनटेक की जितनी भी डिसीजंस आए हैं अभी तक, तो ऑलमोस्ट 80-90% जो वीज़ा सक्सेस रेट रहा है, क्योंकि शैडो कैप्स जो हैं वो एप्लीकेबल हो गई हैं। तो आने वाले टाइम में जो जुलाई इनटेक होने वाला है वो भी इन टर्म्स ऑफ वीज़ा सक्सेस रेट इज़ लाइकली टू बी मच बेटर देन बिफोर। तो मैं ये लगा के चल रहा हूँ तकरीबन 85-90% का वीज़ा सक्सेस रहने वाला है यूनिवर्सिटी कैटेगरी में। चलो, ये तो हो गई प्रेडिक्शन की बात, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, एक बात इसमें बार-बार मैं हर बार वीडियो में बोलता हूँ, बट मैं फिर दोबारा इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि कई बार, बहुत बार ऐसे व्यूअर्स जुड़ते हैं हमारे साथ जिन्होंने पहले मेरी कोई वीडियो देखी नहीं होती। तो मेरा एक इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उनको भी ये चीज़ बार-बार बताऊँ। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा प्रोसेस है, स्टडी वीज़ा प्रोसेस है, वो और किसी भी इंटरनेशनल एजुकेशन डेस्टिनेशन से डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया की फ़ाइल आपने देखा होगा, अगर आप एजेंट्स के पास घूमे हैं, बहुत कम एजेंट्स हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की नॉलेज है। मोस्टली आपको बोलेंगे होगा नहीं जी, वहाँ पे ये प्रॉब्लम है, फंड दिखाने पड़ते हैं, फलाना, आपको डीमोटिवेट करेंगे और आपको चेंज करने की कोशिश करेंगे टू अदर डेस्टिनेशन। उसका पर्पज़ यही है। अगर देखिए, 2 कारण हो सकते हैं। एक, आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, आपका गैप है, आपके पास फंड्स नहीं है, देन इट मेक्स सेंस, वो हम भी आपको बोलेंगे अगर ऐसा कुछ होगा, आपकी प्रोफाइल ठीक नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए या फंड्स नहीं है, इनकम नहीं, तो हम भी बोलेंगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया नहीं हो पाएगा, दूसरे कंट्री के लिए। बट अगर आपकी एकेडमिक प्रोफाइल ठीक है, कोई गैप नहीं है, आपके पास फंड्स हैं, आपके पास इनकम है, फिर देयर इज़ नो रीज़न कि आपका ऑस्ट्रेलिया नहीं हो सकता। अगर उसके बावजूद भी आपको ऑस्ट्रेलिया से हटा के कोई दूसरे कंट्री की तरफ मोटिवेट करने की कोशिश करता है, तो दैट मीन्स दैट पर्सन और दैट एजेंसी डज़ नॉट नो हाउ टू प्रोसेस फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया एक टिपिकली एक थोड़ा-सा कम्बरसम इन द सेंस कि डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। हर एक बंदा, हर एक एजेंट ऑस्ट्रेलिया की फ़ाइल को प्रोसेस नहीं करवा सकता। और अगर आप हमारे से पहले से जुड़े हुए हो, अभी भी देख रहे हो, आप पुरानी वीडियो अगर हमारी स्क्रॉल करके इस चैनल पे देखोगे, देयर हैव बीन मेनी ऑस्ट्रेलिया वीज़ा ग्रांट्स। तो वो तभी होती है अगर आपको प्रोसेस पता है। चलो, अब आपको ऑस्ट्रेलिया की फाइल प्रोसेस करनी है। आप पढ़ रहे हो, अभी आप फाइनल ईयर में हो ग्रेजुएशन के, आप +2 कर रहे हो, आपको पता है कि आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना है, तो अभी से तैयारी करनी जरूरी है। तो ये मेरी वीडियो आप पूरी ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ों का ध्यान आपको रखना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास आके बोलते हैं जी हमें तो पहले पता नहीं था, हम ये कर लेते, हम वो कर लेते। तो मैं आपको 6 महीने पहले एक हेड्स अप दे रहा हूँ, एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपको अगर जुलाई इनटेक के लिए अप्लाई करना है, अप्लाई तो आप अभी भी कर सकते हो, बट फाइनेंशियल्स को कैसे मैनेज करना है, किस तरह से आप अपनी जीटी निकलवा सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट, आपके पास प्रॉपर एकेडमिक्स होने चाहिए। और अगर आप अभी भी स्कूल में हो या कॉलेज में हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपको अभी तक के जितने भी सेमेस्टर के स्कोर हैं वो रखने। एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपने अपने इंस्टीट्यूशन से लेना है, जो प्रोडक्ट जिसे कहते हैं कि प्रोस्पेक्टिव स्कोर के ऊपर वो एक सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं कि अभी तक इस बच्चे ने इतना स्कोर किया है, एंड द लाइक्लीहुड इज ही और शी गोना स्कोर दैट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्टिफिकेट वी कैन पुट योर एप्लीकेशन फॉर जुलाई इनटेक। एक तो वो जरूरी है। दूसरा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए आपको
पीटी या आईएलटीएस देना पड़ता है, वो अभी आप दे दीजिए, बाद में दे दीजिए, उसकी बुकिंग भी आप दे देंगे, उसके बेसिस पे भी आपकी ऑफर लेटर आ जाएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ऑस्ट्रेलिया एप्लीकेशन इज योर फाइनेंशियल्स। जो फाइनेंशियल्स हैं उनको 2 पार्ट्स में बांट लो, 1 फैमिली इनकम, 2 फंड्स। जो फाइनेंशियल्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपकी इनकम का पार्ट होता है जो फैमिली इनकम आपके स्पॉन्सर्स की है, दूसरा पार्ट आपके फंड्स। फैमिली इनकम में क्या आता है, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स आती हैं, फॉर्म 16 आता है। अगर एग्रीकल्चर इनकम आ रही है तो जे फॉर्म्स आ गए, जे फॉर्म्स के मुताबिक आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए। अब आम तौर पे हर एक बंदा बोलता है जी आपको आपके पास मिनिमम पिछले 2 साल की आईटीआर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, कम से कम 2 साल की पिछली आईटीआर होनी चाहिए, और एक ही साल में 2 आईटीआर इकट्ठी अगर होंगी तो ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट नहीं करता। अब कल ही मेरे पास एक केस आया कि जो लड़की के फादर हैं वो फार्मर हैं, तो उन्होंने बोला जी मैंने आईटीआर तो अभी तक भरी नहीं है, इस साल की मैं भर दूंगा। तो मैंने बोला कि सर आईटीआर अगर एक ही भरोगे तो आपका मुश्किल है। फिर मैंने बोला कि अच्छा आपके पास कितने एकड़ ज़मीन है? तो उन्होंने बोला जी मेरे पास 20 एकड़ के करीब ज़मीन है। तो मेरी जो खेती है, जो मेरे जे फॉर्म के थ्रू मेरे अकाउंट में इनकम आ रही है, तकरीबन 15 से 20 लाख रुपया साल की आती है और मेरे अकाउंट में क्रेडिट होता है, और मेरे पास उसके जे फॉर्म है। अगर ऐसा केस है तो अगर आपने पुरानी आईटीआर नहीं भी भरी तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ ये दिखाना है कि आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है दैट इज इन लाइन विद योर जे फॉर्म के थ्रू अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। और अगर उसकी आईटीआर नहीं भी पुरानी भरी हुई तो भरने की जरूरत नहीं है, लेटेस्ट आप आईटीआर भर लोगे और पुराना वो जे फॉर्म और उसकी अकाउंट की उसका हम ट्रैक रिकॉर्ड अगर दिखा देंगे दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। बिजनेस वालों के लिए आपके पास करंट अकाउंट होना चाहिए। करंट अकाउंट का कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 2 साल पुराना दिखाना है। करंट अकाउंट की स्टेट अगर पुराना होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट करंट अकाउंट की स्टेटमेंट हमेशा 1-2 या मैक्सिमम 3 महीने की लगती है, क्योंकि करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन सेविंग से ज़्यादा होती हैं। जीएसटी नंबर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मांगते हैं, बट जीएसटी नंबर मैं बार-बार बोलता हूँ कि वहाँ पे एप्लीकेबल है अगर आपकी इनकम जो आपका रेवेन्यू है वो 20 लाख से ज़्यादा है, तभी आपको कंपल्सरी है जीएसटी नंबर लेना। अगर उससे कम है तो आपको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। एमएसएमई या शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का आपका सर्टिफिकेट होगा, वो भी चल जाएगा, बट एमएसएमई अगर अभी बनाया है तो उसमें दिक्कत होने के चांसेस है। तो अगर आपका पुराना बिजनेस है, एमएसएमई अगर अभी बनाया है तो पुराना बिजनेस का रिकॉर्ड है, जैसे पुराने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं जिस पे आपके बिजनेस का एड्रेस है, पुराना कोई टेलीफोन बिल है जिस पे एड्रेस है, उससे हम जस्टिफाई कर सकते हैं जो ये बिजनेस है वो पुराना बिजनेस है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे जी बुटीक इनकम नहीं चलती है, आपकी पार्लर की इनकम नहीं चलती है। देखिए, अगर जेन्युइन बुटीक है, जेन्युइन पार्लर और पिछले 3-4 साल से आप रिटर्न भी भर रहे हैं बुटीक और पार्लर की, तो वो एक्सेप्टेबल है। हाँ, सिर्फ दिखाने के लिए बनाया वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जो सैलरीड लोग हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, उनका फॉर्म 16 मिलता है। फॉर्म 16 और आईटीआर दोनों चाहिए। अगर आईटीआर नहीं भी है, फॉर्म 16 भी है, तो वो भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। ये मैंने आपको बता दिया इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे फंड्स। फंड्स की कैलकुलेशन मैं बता चुका हूँ, आपको फिर बता देता हूँ। फंड्स को कैलकुलेट करने के लिए 4 कंपोनेंट्स हैं, उनको टोटल करना होता है। 1 ईयर ट्यूशन फी, 1 ईयर लिविंग एक्सपेंस, ओएसएचसी और रिटर्न एयर फेयर। इन सभी को मिला के अगर हम एवरेज आज की डेट में लेके चलें, 40 से लेके 45 लाख रुपए तक के फंड्स आपको दिखाने पड़ते हैं। तो फंड्स कैसे दिखाएंगे? देखिए, आपके पास, आप अगर पेरेंट्स हैं या आप स्टूडेंट, आपके पेरेंट्स के पास कुछ अमाउंट सेविंग में या आपके एफडीआर में पड़ी होगी, जो हम सेव करके रखते हैं अगर बच्चे को बाहर भेजना है। मान लो आपको 45 लाख रुपए के फंड्स दिखाने हैं और आपके सेविंग और एफडीआर में मिला के तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए पड़ा है, तो दैट मीन्स आपको 25 लाख रुपए और दिखाना है। तो वो 25 लाख आप कैसे दिखा सकते हो? आप एजुकेशन लोन ले सकते हो। आने वाले टाइम में जो अभी 1-2 यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से आ गया है, तो यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट एक्सेप्टिंग एचडीएफसी क्रेडिला एजुकेशन लोन। तो उस हिसाब से अब आप चलिए, तो आप बाकी जो है अमाउंट वो एजुकेशन लोन ले सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन लोन के लिए एक्सेप्ट नहीं करती हैं। एक तो मैंने बता दिया आपको, एक मेरे ख्याल अवांस है, उसको भी एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। तो उसके अलावा आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। तो एजुकेशन लोन लेके और आपकी खुद की सेविंग से आपका 45 लाख हो गया। उसी एजुकेशन लोन को जब आप डिसबर्स कराएंगे, सारा डिसबर्स कराने की जरूरत नहीं। मान लो आपका 25 लाख का एजुकेशन लोन हो गया, तो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की ट्यूशन फीस, आपकी ओएसएससी मिला के मान लो 12 लाख रुपए आपको फीस जमा करानी है।
तो उस 25 लाख में से 12 लाख रुपया वो बैंक आपको डिसबर्स करेगा, उसी में से आपको ट्यूशन फीस जमा करानी है। तो जो आपका 20 लाख सेविंग है वो एज इट इज ही रहेगा, उसको हम जब फाइल लगाएंगे उसमें दिखाएंगे, प्लस 25 लाख के लोन में से अगर 12 लाख रुपए डिसबर्स हो गए, जो 13 लाख सैंक्शन है, तो वो प्लस वो आपका जो 20 लाख है वो एज इट इज फाइल में लगेगा, और ऑन द बेसिस दैट आपका वीजा ग्रांट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कोशिश ये करिए, या मैं तो यही कहूँगा सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में ही अप्लाई करिए, या D2D में, जो यूनिवर्सिटी के D2D डिप्लोमा D2 डिग्री प्रोग्राम है, क्योंकि उसी में चांसेस है वीज़ा ज़्यादा आने के। अब MD 111 जो मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन आई है, उससे जो एक डिस्क्रिमिनेशन था कि सिर्फ ग्रुप ऑफ 8 का या लेवल 1 का वीज़ा पहले आता था, बाकियों का नहीं आता था, अब वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया। अब उसकी फाइल पहली प्रायोरिटी पे दी जाएगी जिनका 80% जो है थ्रेशोल्ड टारगेट अचीव नहीं हुआ है 2025 के नंबर्स का, और मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज लेवल 2 में आती हैं, किसी का भी 2025 के टारगेट का 80% अचीव नहीं किया है। तो आप चाहे लेवल 1 के लिए करें, चाहे लेवल 2 के लिए करें, चाहे ग्रुप ऑफ 8 के लिए करें, तो अब किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी कि उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, इसको नहीं दी जाएगी। तो हर एक इंस्टीट्यूशन को डिपेंडिंग अपॉन देयर अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स उनकी फाइलें पहले प्रोसेस होंगी। तो मेरी आपसे यही उम्मीद है, ये पूरी मैंने आपको प्रोसेस बता दी है। अगर अभी तक आपने रिटर्न नहीं भरी, अच्छा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने रिटर्न नहीं भरी है, बच्चों ने अगले साल जाना है, तो एक रिटर्न आप अभी भरिए, एक रिटर्न आप मार्च के बाद जैसे ही रिटर्न खुलती है, अब क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया, तो मार्च की क्लोजिंग के बाद 15 से 20 मार्च के बीच में अगले साल की रिटर्न की डेट खुल जाएगी, तो आप अगली रिटर्न तब भर सकते हैं, तो वो 2 साल की इकट्ठी रिटर्न नहीं मानी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ प्लानिंग करने का एक आइडिया मिलेगा। इससे अलावा कोई भी आपको क्वेरी है, हमारा गूगल फॉर्म है, उस पे अपनी डिटेल डालिए, हम आपको कॉल करेंगे, आपकी क्वेरी को रिज़ॉल्व करेंगे। आप दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और आप विज़िट भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। इसके अलावा आप किसी भी टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ ऑस्ट्रेलिया को लेके, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक वीडियोज़ और आपको एजुकेट करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।